Good morning, everyone. Good morning, and welcome to this session. Continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, in the last class, we were talking about the basic concept of differentiation. Ki what is differentiation all about, right? Differentiation का मतलब क्या होता है? वो operators जो हम differentiation में use करते हैं, and that is del y by del x and dy by dx, right? इनमें basic difference क्या है? कब del y by del x use करेंगे, कब dy by dx use करेंगे, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की. ठीक है. एक मैथमेटिकल सॉरी एक स्टेटमेंट है फिजिक्स में, एक स्टेटमेंट आया हुआ है, उस स्टेटमेंट से उसको मैथमेटिकली कैसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर के फॉर्मेट में लिखोगे, ये आपको आना चाहिए. और दूसरा, अगर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट. ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखी, राइट. बहुत सारे वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल चेंज कैसे लिखेंगे, ये बेसिक बातें हमने की, राइट. अब उसके आगे हम अपना जर्नी बढ़ाते हैं. सो इसके बाद वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अनदर टर्म, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन. ये बहुत आएगा आपको डिफरेंशिएशन में. तो ये फंक्शन बेसिकली होता क्या है, राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज दिस फंक्शन? फंक्शन है क्या, राइट. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये ये कैसे किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होंगे, राइट. कैसे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. देखो, फंक्शन जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये होता क्या है, ये बात करूंगा. सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. इनका रिप्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्मेट में. एक लेटर होता है, ठीक है. लेटर के बाद एक ब्रैकेट होता है एंड ब्रैकेट गेट्स क्लोज्ड, और यहाँ पे अगेन एक लेटर होता है. इसको मैं नाम दे रहा हूं लेटर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूं लेटर 2, ठीक है. तो ये जो लेटर 1 है, राइट, दिस कैन बी any letter of alphabet and it just names a function. किसी भी फंक्शन का एक नाम है, ठीक है. जो लेटर 2 होगा, that is again this can be ideally any letter of alphabet but it represents the independent variable. ठीक है, it represents the independent variable. तो generally we say that a function of independent variable. इसका मतलब मैं समझाता हूं. देखो, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा. सपोज इफ आई राइट एच एक्स, तो यहाँ पे जो एच यूज हुआ है, इट इज एनी वन ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट, राइट. एच यूज किया मैंने, उसके बाद मैंने एक्स यूज किया है. तो ये एक्स क्या है, ये एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एच जस्ट इट्स नेम दैट नेमिंग ऑफ अ फंक्शन. So we will say hx. Hx means it's a function of x. So you will read it as, इसको बोलेंगे function of x. hx, h is the function of x. h is function of x. जहां पे x is independent variable and h is just naming it as a function. So if I write gx, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, g is the function of x. तो फंक्शन ऑफ x जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. ये बात आप समझे. x क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है.
सो h इज अ फंक्शन ऑफ x, g इज अ फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे h g इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो कैन आई राइट px? यस, यू कैन राइट, यू कैन क्रिएट अनदर फंक्शन px. सो यू विल से दैट p इज अ फंक्शन ऑफ x. अब ये फंक्शन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी. ठीक है. सपोज इफ आई राइट qy, हाउ आई वुड इंटरप्रेट दिस? आई वुड से q ये फंक्शन का नाम है and it's a function of which independent variable? It's a function of y. तो इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन करते हो. ये फंक्शन है, ये बहुत आपको काम आएगा डिफरेंशिएशन में, तो ये समझना पहले जरूरी है. अब ये फंक्शन जब मैं बोलता हूँ इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ. देखिए ध्यान से, ये सबने नोट कर लिया ये पेज? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? डन? नोट करो इसे फास्ट क्विकली. हो गया? ओके okay. आइए अभी देखिए देखिए समझ में आएगा आपको. सुने, व्हेन आई से फंक्शन ऑफ एक्स, इसका बेसिक मतलब क्या है सुने ध्यान से. फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? सपोज इफ आई से फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स या एन एक्सप्रेशन इन एक्स. याद करो आपने एक्सप्रेशन बोल के कुछ पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा में, रिमेंबर? एक्सप्रेशन बोल के कुछ आपने पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा में, इफ यू रिमेंबर. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साइन, बट नॉट इक्वल टू साइन. क्योंकि इक्वल टू साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है. ठीक है. तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4? ये क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स. ये एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है. तो फंक्शन ऑफ एक्स जनरली एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इक्वेटेड टू, इसको इक्वल टू एच एक्स बोलेंगे तो वी विल कॉल, सपोज एच एक्स बोल रहे हैं, से एच एक्स, देन वी विल से दैट h is a function of x and hx is equal to this. So any expression of x जो है उसको हम लोग फंक्शन ऑफ x बोलेंगे अगर हम उसको इक्वल टू कर देते हैं ये hx, gx, fx, dx किसी से भी बराबर, then we will call it as a function of x. This is how we will define function of x. ये फंक्शन ऑफ x, x का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है. कोई भी एक्सप्रेशन मतलब बताता हूँ. आपने ऐसा एक्सप्रेशन देखा है क्या? ध्यान से देखो. e टू द पावर x आपने इससे पहले देखा होगा. स्टैंडर्ड 9th 10th में आपने एक चैप्टर किया था एक्सपोनेंट्स, याद है? इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स, वहां पे आपने e टू द पावर x देखा होगा. नहीं, नहीं देखा. स्टैंडर्ड 9th में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, एक्सपोनेंट्स बोल के एक चैप्टर था, एक्सपोनेंट्स. नो? हाउ कम नो? सपोज इफ आई से e स्क्वायर बाय e4, e टू द पावर 2 माइनस 4, ये सब चीजें आपने नहीं की है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ा है अभी, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा. स्टेट बोर्ड में नहीं था, इसमें नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं. चलो कोई बात नहीं. जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 4, ठीक है ना? अच्छा, सपोज मैं एक और फंक्शन लेता हूँ पी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स तो पढ़ा है. दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पहले आइडेंटिफाई करो क्योंकि ये सब आपको देखने को मिलेगा. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन. तो आपको इन सभी टाइप के फंक्शन के साथ डील करना पड़ेगा. और एक सपोज मैं लेता हूं जी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 4. इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन.
लॉगरिदम किसी ने पढ़ा है? आईसीएससी बोर्ड के बच्चों ने लॉगरिदम पढ़ा है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ने लॉगरिदम नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, लॉगरिदम जब जरूरत होगा ज्यादा मैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातचीत करता रहूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि लॉगरिदम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ln and then after that x or some function of x, that is called as logarithmic function। तो इस टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो फंक्शन देख के आप ऐसा डरे नहीं, फंक्शन देख के आप इसको ऐसे समझें कि इट्स अ रिलेशन और इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स। अब ये एक्स सिंपली एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आ सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में आ सकते हैं, या फिर लॉगरिथमिक फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स में मोस्टली हम इसी टाइप के फंक्शंस देखते हैं, जितने भी फंक्शंस हम देखते हैं मोस्टली यही आप पकड़ लो 99% हम यही फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो यही फंक्शंस या फिर इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यही सब देखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया है कि फंक्शन क्या है। क्या ये थोड़ी सी फील आई? फील आई? अच्छा, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, राइट, इन स्टैंडर्ड 10th। सपोज इफ आई से y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये जो है इट्स एन एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एल्जेब्रा के रिलेशंस या फिर एल्जेब्रा के क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। 3x, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x, याद है? इसे हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्टैंडर्ड 9th में चले जाओगे तो आपको याद होगा दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, जिसके पावर्स क्या है 1 है, याद आ रहा है? So this is also an algebraic function of x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? This is also an algebraic function of x। क्लैरिटी है ये? अच्छा, suppose if I give you this relationship y is equal to, ठीक है, x square plus 4, ये दिया मैंने, ये भी एक algebraic function of x है। It is also an algebraic function of x। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया आपको sin x, sin x भी एक फंक्शन ऑफ x है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x है। आपने स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 9th या 10th में, तो वहां पे आपने sin x, cos x, tan x, इसके ऊपर आपने बहुत सारी चीजें की है। कुछ कुछ आपने प्रूव्स किए हैं, रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशंस है, उनको देखा है, उनका प्रूफ किया है, उनको यूज किया है, कैसे उनको यूज करके अदर प्रूफ्स करेंगे, जैसे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये जो sin x आपने लिखा है इट्स अ फंक्शन ऑफ x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज याद रखें। देखिए, दिस इज व्हाट इज द मेन पॉइंट। कोई भी एक्सप्रेशन जो x में है, x या y में है, अगर x में है तो वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y में है वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन ऑफ y, अगर z में है वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन ऑफ z, राइट? तो कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ x जो भी है, राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। ठीक है ना? तो इसका यूज होता है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने पेज नंबर 1 स्लाइड नंबर 1 में बताया है। 2 लेटर यूज होते हैं। एक लेटर सिर्फ नामकरण के लिए होता है कि एक फंक्शन है, दूसरा लेटर आपको ये बताता है कि ये फंक्शन किस वेरिएबल में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन का क्या है, x है, y है, z है। जो लेटर 2 है वो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन का क्या है। और ये फंक्शन है क्या, इसको आपको ना बोलना पड़ेगा बार बार अपने मन में, खुद से बोलना पड़ेगा। फंक्शन है एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, फिर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, ये होता है फंक्शन, सर ने बताया था। अभी देखो, फंक्शन अपने आप में मैथमेटिकल टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ उतना समझना है जितना हमें फिजिक्स करने के लिए चाहिए, ठीक है ना? बट फिजिक्स करने के लिए फंक्शन की समझ इंडिस्पेंसिबल है। यू कैन नॉट डू विदाउट इट। आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आप इसको यूज कर रहे हो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर है? पक्का? नोट कर लिया? 100%? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं आगे? क्लियर है? नोट करो फास्ट। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या? यहाँ पे आपने कुछ चीज देखी, जैसे कि लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल।
अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, डो नॉट वरी, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ऐसा समझो। इनके जो स्टैंडर्ड रूल्स आएंगे मैं आपको लिखा दूंगा, आपको सिर्फ उतना याद रखना है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी भी प्रॉपर गाइडेंस होगी, सो दैट यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। तो घबराए ना। ओके फाइन। लॉगरिथमिक फंक्शन मींस फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट समझ के रखो कि ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं। लॉगरिथमिक के बारे में तो बेसिक आइडिया होगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब उसकी जरूरत होगी, ठीक है ना। अभी उतना वरी मत करो, ठीक है ना। कुछ चीजें मुझे बतानी पड़ती है कि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा वरी ना करें, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, बट डू नॉट वरी मच अबाउट दैम। व्हेन टाइम विल कम यू विल कम टू नो अबाउट इट। एक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, यू कैन रेफर टू, जो मैं बेसिकली जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि आप इसे पक्के पक्के से देखें अपने सुटेबल टाइम या अपने लीजर टाइम के हिसाब से। मेरा एक सीरीज है बेसिक मैथ ट्रिक्स इन फिजिक्स बोल के। इसमें मैं जितने भी स्टैंडर्ड 10th के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने लेक्चर सीरीज ये बनाया हुआ है। तो जनरली मैं किसी भी बच्चे को बोलता हूँ कि एक बार आप ये लेक्चर्स को जरूर देखें। आई विल प्रोवाइड यू दोज लेक्चर्स, राइट। यू कैन गो थ्रू देम इन योर लीजर, कंप्लीट देम। तो इससे आपको स्टैंडर्ड 10th से स्टैंडर्ड 11th के ट्रांजिशन में आपको हेल्प होता है। सो ट्राई टू डू दिस, ठीक है। सी, अब यहाँ पे एक सवाल क्या आया, सुनो ध्यान से। सवाल आया, सर ये एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड साइड में आपने gx या px नहीं लिखा है, तो कैसे ये फंक्शन हुआ। देखो, ये लिखने का तरीका है, ये gx या px, ये जो भी हम लिखते हैं, समझो इस चीज को, ये बेसिकली होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। gx डिपेंडेंट है, px डिपेंडेंट है, बट x इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली जब आप इसके ग्राफ्स बनाते हो ना, तो आपके y एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। तो gx या px y एक्सिस में आएगा और x आपका x एक्सिस में आता है। तो जनरली हम जो स्टैंडर्ड 10th लेवल तक करते हैं, तो हम gx या px नहीं लिखते हैं, हम वहां पे y लिखते हैं। तो ये y जो है इसको आप कोई भी नामकरण दे सकते हो। सपोज आपने बोला दिस इज lx, लिख दो lx। मतलब lx इज y, इट इज नथिंग बट y। मतलब x में चेंज करूंगा तो अकॉर्डिंगली lx की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्या ये ऐसा ही होता है y इक्वल टू 3x+7 में? अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो y की वैल्यू चेंज होगी। एंड y एंड x आर कोऑर्डिनेट्स अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो x की वैल्यू डिफरेंट लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज मिलेंगी। तो इसी तरीके से हम पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो y है, ये y की जगह पे ही आपका gx, px, hx, mx कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर राइटिंग इट। क्या क्लैरिटी है ये? तो इससे कंफ्यूज ना होए कि सर ये y इक्वल टू 3x+7 है, यहाँ पे तो gx या px नहीं आया, तो ये फंक्शन ऑफ x कैसे हुआ। ये y जो है यही gx, px, hx, mx कुछ भी हो सकता है। क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? मतलब देखो, आपने जो स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था y इक्वल टू 4x+3, ऐसे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखे थे, राइट। y इक्वल टू mx+c फॉर्मेट में, याद करो, स्टैंडर्ड 10th की बात कर रहा हूँ, याद आया? तो y इक्वल टू mx+c फॉर्मेट में जब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा था, तो ये जो y जो है ना, इसी को अब जब आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो ऐसा समझो y इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज 3x+4, तो ये y इज इक्वल टू 3x+4, 3x+4 इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x। तो दिस y कैन बी एनीथिंग, hx, px, lx, mx, कुछ भी नामकरण कर दो। उसको हम y इसलिए बोलते थे स्टैंडर्ड 10th लेवल में, क्योंकि क्योंकि हम बेसिकली ये ग्राफ्स प्लॉट करते थे y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में। तो x की वैल्यूज हम कुछ भी रखें, अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज क्या है वो निकालते थे। हम ऐसा ट्रूथ टेबल बनाते थे, याद है? x की कुछ वैल्यूज लेते थे, फिर y की कुछ वैल्यूज लेते थे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, फिर एक स्मूथ लाइन से उनको ज्वाइन करते थे।
और हम बोलते थे कि इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा या ऐसा होगा। याद आ रहा है? तो ये जो y है वहां पे, दिस y इज व्हाट वी कॉल एज फंक्शन नाउन। ठीक है, बट स्टैंडर्ड 11th लेवल में वी से मोर फंक्शन rather than just y, so we need to understand it in terms of function so that compatibility रहेगी। और अगर कोई इस टाइप का वर्ड आपको दिख रहा है कभी भी स्टेटमेंट में तो आप घबराए ना, तो थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आई बात? पक्का? बढ़ूं आगे? चलो सुने अभी ध्यान से। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? समझ में आया ना? बहुत ज्यादा लोड ना लें ln x ex का, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है ना? डू नॉट वरी मच अबाउट देम। ठीक है, ओके। आइए चलिए अब हम लिखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हमने डिफरेंशिएशन समझा होता क्या है, राइट? थोड़ा बहुत फंक्शन का आइडिया हमने लिया। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम रियली नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आएंगे, एंड दिस इज वेरी इजी। ये बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन का मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है द फिजिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और उसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा। ये सब चीजें देखना खट 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 आपसे हो जाएगा। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? ये बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि इसके बिना आप डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे। आपको समझ तो आएगा कि डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, बट करते कैसे हैं, कैसे इसको सॉल्व करें, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये सब नहीं कर पाओगे। और वो जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको ये रूल्स की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये जरूरी है, तो सब लोग ध्यान दें। इजी है, जरूरी है, ठीक है ना? आइए मैं कुछ रूल्स लिखाता हूं, आपको समझना है ये सारे रूल्स। ठीक है, पहला रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, मतलब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो वो 0 आता है। अब सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक स्टेटमेंट आया, ठीक है ना? इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, सबसे पहले डिफरेंशिएशन लिखना शुरू करते हैं। डी बाई डी, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, बट ये ऊपर जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब सपोज मैं लिखता हूँ 5। क्या 5 कांस्टेंट है? ध्यान से सुनना, मैं जो ये प्रोसेस लिख रहा हूँ, क्या 5 कांस्टेंट है? अब इसको डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये नीचे में एक वेरिएबल रखना पड़ता है। सपोज इफ आई से x, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अब 5 कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 जब करूंगा मतलब 5 की फाइनल वैल्यू माइनस 5 की इनिशियल वैल्यू। बिकॉज 5 कांस्टेंट है तो 5 की फाइनल वैल्यू या 5 की इनिशियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। 5 की फाइनल वैल्यू और 5 की इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। सपोज इफ आई आस्क यू टू डू d by dy ऑफ 5/2, क्या आएगा बोलो? 0, क्योंकि 5/2 क्या है? कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5/2 क्या है? कांस्टेंट है। ये टर्म को अच्छे से समझो, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? 5/2 का। सो आई व्हाट आई विल रीड इट एज, आई विल रीड इट एज d ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई dy। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज ऑफ 5/2, मतलब 5/2 का फाइनल वैल्यू, समझना चीज को, माइनस 5/2 का इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू। यही तो है डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग। अब 5/2 का फाइनल वैल्यू, 5/2 का फाइनल वैल्यू 5/2 है, 5/2 का इनिशियल वैल्यू भी 5/2 ही है, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 0। तो रिजल्ट क्या देगा? 0। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, यहाँ पे बच्चे का सवाल आ रहा है, सर कांस्टेंट कैसे पता चलेगा कोई चीज कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो ना बदले। अगर कोई नंबर है तो वो कांस्टेंट है। कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी एक कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट कोई नंबर अगर है तो वो एक कांस्टेंट है, ऐसे आप समझे, ठीक है ना। या फिर आपको सफिशिएंट हिंट दिया रहेगा जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो कि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है, सुनो ध्यान से। जब आप एल्जेब्रा पढ़ते हो स्टैंडर्ड 9th 10th में, तो आप जनरली एक्स एंड वाई को वेरिएबल मानते हो और बाकी सबको कांस्टेंट मानते हो। ये काम यहाँ पे मत करना। जब तक आपको कोई लेटर कांस्टेंट बोल के एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, आप उसे कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि लेटर से ही हम कांस्टेंट या वेरिएबल बनाते हैं। तो आप सपोज आपने सी लिखा और सी को आपने बोला सी इज अ कांस्टेंट, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सी कांस्टेंट है, तभी आप डिफरेंशिएशन ऑफ सी 0 करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सी इज अ वेरिएबल, तो उसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो वो 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो समझने वाली बात यह है कि आपको कोई कांस्टेंट है या नहीं है, ये आपको हिंट मिलेगा। और अगर कोई नंबर है तो वो डेफिनेटली कांस्टेंट है। फिक्स्ड नंबर अगर है, जैसे कि 5/2, 7/3, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई नंबर है तो नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लिखें इसे। इसे लिखें। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड दैट यू आस्क्ड दिस। ठीक है, समझ में आई बात, क्लैरिटी है। डिफरेंशिएशन फॉर कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कोई नंबर है तो वो डेफिनेटली कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई लेटर है तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। समझे इस बात को। तो आपको ऐसा लगता था बचपन में कि एक्स लिख दिया मतलब वेरिएबल है, नहीं, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप बेसिक पढ़ाई कर रहे हो तो अलजेब्रा में उतना ज्यादा आपको ये सब चीजों के बारे में बताया नहीं जाता है, क्योंकि आप सीख रहे होते हो। इतना सब बोल देंगे तो आप घूम जाओगे। तो ये सब जैसे जैसे आप थोड़ा मेच्योर होते हो तो आपको और सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो घबराए नहीं। आप अपने मतलब जो नॉलेज को उसको अपडेट करें कि भैया जब लेटर आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, क्लैरिटी है ये। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। क्लैरिटी है ये। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं समय के साथ आपको समझाऊंगा। दूसरा रूल जो है वो है पावर रूल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ आ जाओ। जो सेकेंड रूल है दैट इज, सॉरी, पावर रूल। सब लोग लिखें। ये रूल काफी आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पावर रूल क्या बोलता है, देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको रीड करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ। सुनो, इसको क्या रीड करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन मैं बोल रहा हूं, तो हाउ यू विल रीड इट, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बिकॉज अभी आप इस चीज को समझ सकते हो, बिकॉज आपका पहला लेक्चर ओवर हो चुका है। सुने ध्यान से। सपोज इफ आई राइट, फील करना इस चीज को, सपोज इफ आई राइट डी बाई डी, यहाँ पे एक यहाँ पे एक लेटर आएगा, यहाँ पे लेटर वेटर या एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है। सपोज इफ आई राइट हियर एक्स, ठीक है, एंड तो यहाँ पे अगर मैं x लिखा हूं,
सो आई एम, इसका मतलब है आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे एक्स लिखा मीन्स आई एम, मैं इसको लिखता हूं, इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए ये जो फंक्शन होना चाहिए, ये जो फंक्शन, अगर ये डिफरेंशिएशन होना है तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ये कुछ और फंक्शन है तो हमें अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो आप लोग समय के साथ समझोगे, वो भी एक रूल है, हम लोग देखेंगे उसे। लेकिन जनरल, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखो, सपोज इफ आई राइट हियर, तो ये क्या है, z आ गया, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z। तो यहां पे जो फंक्शन आएगी, दैट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ क्या, दैट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ z। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल। अब देखो, जब मैं d बाई डी एक्स लिख रहा हूं x टू द पावर n, ये है पावर रूल। तो पावर रूल क्या बोलता है, d बाई डी एक्स, इसका मतलब समझ में आया कि आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो फंक्शन आया वो x टू द पावर n आया। तो इसका जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है, ये आपको याद रखना है, n x n माइनस वन। ये आपको याद रखना है, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम पुटिंग इनसाइड बॉक्स। ये आपको याद रखना है, पावर रूल, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n x n माइनस वन। अब आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट बात है, n जो है, n is a constant here, it will be a number, और n जो है, n can be positive, negative, sorry, n can be positive, negative, fraction, integer, rational, irrational, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट d by dx of x to the power n, this is known as power rule. So d by dx of x to the power n is nx n minus 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n इक्वल टू कांस्टेंट, n एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा मतलब यहाँ पे नंबर होगा, और वो नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी। क्या क्लैरिटी है ये? दिस इज व्हाट इज द फंडा। अब रूल में जब ऐसा लिखा तो मैंने क्यों आपको ये बताया, ये जो साइड में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया मैंने आपको, देखो, ये बच्चा इसको रटता है, फिर अचानक से ऐसा आ जाता है, सुनना, d बाई dy ऑफ y टू द पावर n, और बच्चा बोलता है सर अब क्या करें, ये तो x में था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी पावर रूल ही है, सिर्फ मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। यहाँ पे जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो अभी y हो गया, और यहाँ पे y टू द पावर n हो गया, तो यहाँ पे भी पावर रूल ही लगेगा, दैट इज n y n माइनस वन। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आप ये समझ पा रहे हो ना कि ये y की जगह पे, सॉरी x की जगह पे मैं कोई भी वेरिएबल रख सकता हूँ, जो भी वेरिएबल मैं रखूंगा, मुझे ऊपर न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसको उसी वेरिएबल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। सपोज, और एक एग्जांपल लो, सपोज d बाई, बोलो क्या फंक्शन नीचे रखूं, तुम बोलो, p रखूं, p, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सपोज p टू द पावर n। क्या हम यहाँ पे ऐसे देख के रुक जाएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, या फिर करेंगे? क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे, इसका मतलब p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब p वेरिएबल है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा n इंटू पी इंटू एन माइनस वन। क्या मेरी बात समझ में आई है? बेसिक, क्या क्लैरिटी है? इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अगर नीचे x है तो इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x, नीचे y है इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ y, नीचे z है इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ z, नीचे p है इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ p, नीचे q है इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ q, डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर जो है। क्या क्लैरिटी है ये? यस नो में भी समझ पा रहे हो? बेसिक बातें हैं, क्लैरिटी है ये?
यस 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 वी विल डू एग्जांपल, बट पहले बेसिक क्लियर कर लो. वी विल डू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी. ये क्लियर है? ये समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो इसको यूज करते हैं. देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल दे रहा हूं. डू इट. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7, पहला. दूसरा, डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर -6. ठीक है, ये दो दिए हैं, और एक दे रहा हूं मैं यहाँ पे. सी, डी बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर -3/4. और डी बाई डी पी ऑफ 1/p टू द पावर 3. ये दिया मैंने. चलो इसको सॉल्व करो क्विकली. 4 सवाल दिए, खटाखट खटाखट सॉल्व करो. बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल. ओके, आ जाओ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7, इसको क्या लिखेंगे? देखो इसका रूल क्या है. जो 7 है उसको बना लेंगे कोफिशिएंट, फिर x लिखेंगे, और पावर में भी आ जाएगा 7 - 1, दैट इज 6. क्या ये सबका आंसर आया है? इसको देखो, ये -6 जो है ये पूरा कोफिशिएंट बनेगा. फिर y टू द पावर -6 - 1, विच इज -6 y टू द पावर -7. क्या क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? सबको समझ में आई? इसको देखो, z टू द पावर -3/4, क्या लिखेंगे? -3/4 z टू द पावर -3/4 -1. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? इट विल बी, क्या आ जाएगा, जगह कम हो रहा है. -3/4 z टू द पावर -7/4. आर यू ओके? z टू द पावर -7/4. क्लैरिटी है ये? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, लास्ट वाला करके दिखाओ तो. d बाई डी पी ऑफ 1/pq, ये वाला करके दिखाओ तो. इसको मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ. आई होप यू हैव डन इट. d बाई डी पी ऑफ 1/pq, इसको इसको कैसे करूं? हंस गए? गुड, वेरी गुड. क्या मैं इसे लिख सकता हूं? देखो एक्सपोनेंट्स का रूल आ गया. अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये आपने बताया नहीं. कितना बताता चलो, ऐसे क्लास 1 से 10 तक की थोड़ा जो मैथ्स पढ़ा सकता हूँ मैं आपको. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये आपको बेसिक आना चाहिए. हाँ सर, क्लैरिटी है ये? क्या लिखूं इसे? -3 p टू द पावर -3 -1 -4. क्लियर है ये बेसिक नट बोल्ट से ही आपको आना चाहिए. क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? समझ में आई बात? आ जाओ. नेक्स्ट लिखो थर्ड रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल. हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे सारे रूल्स को मिला के. अभी बेसिक बेसिक जो रूल है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं. अगेन ऑब्जेक्टिव याद रखें, हमें डिफरेंशिएशन जितना फिजिक्स में चाहिए उतना ही करना है, ना कम ना ज्यादा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन करते रह जाएंगे हम लोग. कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है? सुनो, सपोज आई एम डूइंग d बाई डी एक्स ऑफ, सुनना अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, समझना, ये लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो. d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स. मैंने बोला था कि ये जो न्यूमरेटर में होगा, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो न्यूमरेटर में जो भी चीज आएगी that we will generally call as a function, it has to be a function of x. Then only our differentiation will be complete. We will be able to do the differentiation. Yes or no? So मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहा, तो मेरा न्यूमरेटर में जो आया है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x है. हाँ, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये जो fx है, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस मीन्स फंक्शन ऑफ x. और यहाँ पे जो ये c है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ कांस्टेंट. क्योंकि मैंने आपको रूल क्या बताया था कि लेटर्स आ जाएं तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं. तो जब तक आपको इंफॉर्मेशन ना दिया रहे, आप खुद से कुछ भी इंटरप्रेट ना करें. तो मैंने आपको बोल दिया सी कांस्टेंट है.
तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बोलता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसा, तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा एंड योर डिफरेंशिएशन विल बी लाइक दिस। क्या बात समझ में आएगी? जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जो कांस्टेंट है इट कम्स आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड यू गेट दिस एज अ रिजल्ट। अब इसके एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो बहुत सिंपल है, तो डरना नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज इफ आई से 5x, क्या करोगे? क्या आपको दिख रहा है कि ये 5 कांस्टेंट है? 5 तो नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा? तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा 5, फिर आप करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 0 नहीं 1। 0 कैसे? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स का नॉलेज मैं ये उस फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इज इट एक्स टू द पावर 1? तो अब इसमें पावर रूल लगा दो ना भाई, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1, 5 तो बाहर आ चुका है, ये कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाइड है। 5 बाहर आ चुका है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन है ये। इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, है ना? मल्टीप्लीकेशन है। 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1, 1 आया, फिर x आया, फिर 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, विच इज 5। 5 इंटू 1 इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो आपका रिजल्ट आया 5। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो, इसमें गड़बड़ मत करना। डी बाई डी वाई ऑफ, सपोज आई वांट टू डू 3 बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर है, 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये मुझे डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करूं? सॉरी, 3 बाई 2 वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करूं? जल्दी बोलो, कैसे करूं इस डिफरेंशिएशन को? क्या इसे ऐसे लिखूं? सब लोग देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं। क्या इसे ऐसे लिखूं? 3 बाई 2 वाई टू द पावर माइनस 2, लिखा क्या सबने? क्या आप ये देख पा रहे हो कि 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो क्या ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा? क्या समझ पा रहे हो? तो विल इट बी इक्वल टू 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई है? तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी 3 बाई 2 वाई टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, क्या -2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर y -2 - 1, क्या -3 आ जाएगा, 2 और -2 कट जाएंगे, एक माइनस आ जाएगा, -3 y टू द पावर -3 आ रहा है। क्या ये सबका रिजल्ट आया है? -12 कैसे? -3 y टू द पावर -3। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? इज एवरीवन गेटिंग दिस? सिंपल है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्लैरिटी यही है, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड होगा किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? गुड, बढ़ो आगे, नेक्स्ट लिखो। अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे कि सर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रट लो। रट लो समझते हो ना? रट लो, जो रूल्स है रट लो बस, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हम अभी मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स के एस्पेक्ट को समझने के लिए जितना मैथ्स चाहिए उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रट लो इसको, क्योंकि इसको आप, ये आपको समझ नहीं आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये पहला रूल है जो आपको रटना है, ठीक? डी बाई डी एक्स। अभी इसके वर्जन अलग अलग बनेंगे जो मैं आपको साइड में लिख के दे रहा हूँ। सपोज इफ आई राइट डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर वाई, तो ये भी ई टू द पावर वाई होगा।
सपोज इफ आई राइट डी बाई डी पी ऑफ ई टू द पावर पी, ये भी ई टू द पावर पी होगा, एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये अकॉर्डिंगली ये वेरिएबल चेंज होने पर ई टू द पावर अकॉर्डिंगली वो वाई पी कुछ भी हो जाए तो रिजल्ट उसी टाइप का आने वाला है, ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो ई है इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको नाम नहीं पता था, आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, याद रख लो, कोई पूछेगा नहीं। और इसकी वैल्यू रहती है 2.71, ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है 2.71, ठीक है। तो ई का पावर अगर x है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो वी विल गेट द रिजल्ट एज ई टू द पावर x। समझे। अभी कोई बच्चा यहाँ पे कैसे सोचता है, सुनो, वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो वो क्या बोलता है कि सर, सुनना ध्यान से, सर अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 3.5 टू द पावर x करूं तो क्या मेरा रिजल्ट 3.5 टू द पावर x नहीं आना चाहिए, क्योंकि e जो था वो तो 2.71 था, 2.71 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट आ रहा था कांस्टेंट का पावर x। तो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 3.5 टू द पावर x करूं तो क्या मेरा रिजल्ट 3.5 टू द पावर x नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, ये गलत है। ये नेपियर्स कांस्टेंट कुछ और मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं बोल के ये रिजल्ट आता है। आप किसी और कांस्टेंट 3.5, 7.8, 9, 9.364 कुछ भी लेके पावर x करोगे तो रिजल्ट वो नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो दिस इज अ ट्रैप इन विच जनरली स्टूडेंट फॉल्स इन, यू शुड नॉट फॉल। क्लैरिटी है ये। तो e अगर है e टू द पावर x है तभी रिजल्ट e टू द पावर x आएगा। समझ में आई बात। e की वैल्यू 2.71 होती है, ये मैंने ही आपको बताया है, लेकिन इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे किसी भी अदर कांस्टेंट के लिए पावर x रहेगा तो मैं वही लिख दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो गलत हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है, क्लियर है, बोलो भाई, क्लैरिटी है ये। आ जाओ नेक्स्ट। ये पहला इंपॉर्टेंट रूल था। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है वो है d बाई डी एक्स ऑफ ln x जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ ln x जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है। ln x मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। लॉगरिथम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैं दूंगा जब रिक्वायरमेंट होगी, अभी देके कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाओगे, फायदा नहीं है। सो d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। चिंता मत करो, बहुत इजी है, जितना बता दूंगा उतना समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। d बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू 1 बाई एक्स। सो दीज आर सम रूल। अब इसमें भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज इफ समबडी राइट्स d बाई डी वाई ऑफ ln ऑफ y तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 बाई y। इफ समबडी राइट्स d बाई डी जेड ऑफ ln ऑफ z तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन z। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, गुड। तो ये दो रूल्स हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी जो मैं आपको लिखा रहा हूं, अगेन आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं, और ये पहली बार आप कर रहे हो तो आपको लिख लिख के, बोल बोल के, प्रैक्टिस करके इसको याद रखना पड़ेगा। सो आगे के कुछ दिनों में आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि आप ये सारे रूल्स याद रख रहे हो, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर याद है तो कट 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 सब करोगे, और बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ रूल्स भी मैं बता दूंगा विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर देम, बट यू नीड टू रिमेंबर देम। आइए, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ तो बेसिक पूछता हूँ। सपोज मुझे बताओ, अगर डिफरेंशिएशन होना है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना मैं जो पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंशिएशन होना है तो डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल आएगा, जो ब्रैकेट है जहां पे, सोच समझ के जवाब देना। x, ओके। y आने से नहीं होगा क्या, y आने से नहीं होगा क्या, होगा। तो आंसर है
कुछ भी डालो, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वही साइन के बाद आना चाहिए। इज दैट द करेक्ट आंसर? जो भी डिनोमिनेटर के ब्रैकेट में वेरिएबल है वही साइन के बाद आना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन होगा। यस और नो? पहला सीख, क्लैरिटी यही है। सपोज इफ आई डू एक्स हियर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन एक्स। कई बात समझ में आई है? इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये आपको याद रखना है। इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्लैरिटी यही है? चलिए अब हम सारे रूल्स एक एक करके लिखते चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is sec square x. D by dx of cot x is minus cosec square x. इसका प्रूफ मैं राइट टाइम पे आपको कराऊंगा, कुछ और हमारे रूल्स हैं वहां पे आएंगे, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल नहीं, आपको ये सब रिजल्ट्स याद ही रखने हैं। एंड यू नो इसका प्रूफ कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कुछ चीजों के प्रूफ्स आप अदर रूल्स में सीखोगे। उसके बाद है देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, दिस विल बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सारे रूल मैंने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सारे रूल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो उनके आगे नेगेटिव साइन है। याद रखने का एक सिंपल तरीका, इट विल बी इफेक्टिव। जो फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस, कॉट, कोसेक, उनके आगे नेगेटिव साइन है। आर यू सीइंग इट? आर यू सीइंग इट? याद रखने का सिंपल तरीका, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर कि कहां पे माइनस था, कहां पे नहीं था। तो ये बात याद रहेगी, ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, याद रहेगी। ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये सारे रूल्स आपको याद हैं तभी आप डिफरेंशिएशन सही तरीके से कर पाओगे, बिकॉज ये बहुत जगहों पे काम आएंगे एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? इसे लिख लो, उतार लो फटाफट। हो गया क्या? आगे बढ़ रहा हूं, उतारो। ओके, नेक्स्ट जो रूल है ध्यान से सुने, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, और इसी की मदद से हम लोग अभी सवाल बनाएंगे। दैट इज द सम एंड और डिफरेंस रूल। ये क्या बोलता है ये रूल? सुनो देखो ध्यान से। सपोज इफ आई एम हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है? अच्छा, दूसरा, अगर डिफरेंस हुआ तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। अच्छा, ये है आपका सम एंड डिफरेंस रूल इन इट्स ट्रू फॉर्म। तो इसके मॉडिफाइड वर्जन्स भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है, ऐसे डरना मत, ठीक है ना? इसके मॉडिफाइड वर्जन्स देखो। मॉडिफाइड वर्जन में मैंने क्या किया है कि सपोज इफ आई एम डूइंग डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स प्लस डी इंटू जी एक्स, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? आप अपनी अक्ल लगा सकते हो, एंड वट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट्स इट राइट। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, क्या सर इसको ऐसे नहीं ले सकते? क्या यही चल रहा है आपके दिमाग में? बोलो, सी ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी ऑफ जी एक्स
यही चल रहा था क्या आपके दिमाग में? बिकॉज आपने बोला है सर कि सी कांस्टेंट है, तो क्या इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आया जा सकता है सर? क्या यही चल रहा था आपके दिमाग में? बोलना पड़ेगा दोस्त, यस और नो एवरीवन। सो कैन वी राइट दिस एज c into d by dx of fx plus d into d by dx of gx? कैसे लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो दिस इज व्हाट इज माय फाइनल रिजल्ट। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। इनफैक्ट ये ज्यादा काम आता है। बेसिक तो बेसिक के साथ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करके दे देते हैं आपको कांस्टेंट्स, और फिर आपको बोला जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है। इनफैक्ट मॉडिफाइड वर्जन ज्यादा यूजफुल है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्या क्लैरिटी है ये रूल? एवरीवन, एवरीवन, इज दिस रूल क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी आज के लिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, and I would request you to go through all the basic rules that we have talked till now. ठीक है ना? कुछ भी ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं। जितना मैं बोल रहा हूँ सारे रूल्स याद रखें, सारे फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्लास में हमारा इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चंस लेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें जनरली फिजिक्स में सॉल्व करने को मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो वी कैन अप्लाई ऑल द रूल्स दैट वी हैव लर्न। उसके बाद कुछ और रूल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर। So we are meeting tomorrow, right? And please complete whatever I asked you to.